हेलो एवरीवन। तो जैसे आप लोग मेरे अंदाज से चक चक झकाझक मस्त मगन होंगे। तो फ्रेंड्स, तो आज जो है यहाँ पर डीएलएड का सामाजिक विज्ञान जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ जो 50 क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे कि चलो मेरा जिगर के छल्ले, मेरे जिगर के साथियों और मेरे जिगर के टुकड़ों अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोग को ये एक चीज बता देना, हम लोग को आप लोग को पढ़ाई, जैसे कि आप लोग का पढ़ाई जो है अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, कुछ अपना रिव्यू दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको रिप्लाई भी करेंगे कि हाँ तैयारी ऐसे किया जाता है। और एक चीज हम पहले बीच में हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो हम फिर से बोल देते हैं कि आइडियल टीचर एकेडमी का आप लोग न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक ऐसा नीचे में लोगो बना रहेगा, इसको आप कलरफुल कीजिएगा तो आपको आपकी लाइफ भी कलरफुल हो जाएगी। ठीक है। महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ चलेंगे। आज हम लोग क्लास 3 है, क्या है मेरा क्लास 3 है जो है ना हमारा क्या बोलता है, पहले इससे पहले जो है क्लास 1 अपलोड हुआ, फिर क्लास 2 अपलोड हुआ, फिर अब क्लास 3 आया है। ठीक, बहुत अच्छे से हम आपको समझाया जाएगा क्लास बाय क्लास से, और आप लोग सभी क्लास को अटेंड करना है। और ये क्या है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है और 100% सफलता की तैयारी कराया जाएगा महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। एग्जाम के लिए आने वाले प्रश्न है, क्यों है तो मतलब कि हार्ड खासा आप लोग को घबराना नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, आप लोग को पहले बता दिए। और क्या टॉपिक्स क्लास नोट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, टॉपिक क्लास नोट्स के साथ आप लोग को क्या बोलता है प्रोवाइड कराया जाएगा। और आसान ट्रिक के साथ आप लोग को हम ये क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे सोल्व करना है, किस हिसाब से सोल्व करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का है क्वेश्चन नंबर, सॉरी इतिहास से पहला क्वेश्चन लिया, हिस्ट्री से। हिस्ट्री के बारे में हम एक दो शब्द बोलना चाहते हैं। अतीत से वर्तमान, जैसे कि पिछली पुरानी हुई बातें जो है ना वो इतिहास कहलाते हैं। अगर हम पिछली पुरानी बातें को जो हम अभी पढ़ेंगे वो हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक है, और हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव भी है, अच्छा से है, आप लोग अच्छे से करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, दमन एक को क्षेत्र किस विद्रोह से संबंधित है? ये देखिए, आप पता बताते हैं विद्रोह, इसमें क्या है, आप दमन एक कोष क्षेत्र जो है एक विद्रोह होता है, मतलब कि कोई एक विद्रोह मान लीजिए, जैसे कि संसार विद्रोह भी है और मुंडा विद्रोह भी है, भील विद्रोह भी है और क्या है, कोल विद्रोह भी है। अगर ये सब आप जैसे कि सब्जेक्टिव के माध्यम से अगर आप ये पढ़ लेते और ये पढ़ लेते और ये पढ़ लेते भील विद्रोह और कोल विद्रोह के बारे में, अगर देखिए बताते हैं, अगर मान लीजिए इसका हम बता देते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे कि क्या है दमन, इसका आंसर जो है ना क्या है, संस्थान विद्रोह। ठीक, आप देखिए हम सब्जेक्टिव में अगर हम इसको हम पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव लाने का तरीका क्या है, अगर हम बाद में अगर सब्जेक्टिव लाएंगे तो बता देते हैं। अगर हम संस्थान विद्रोह अगर उसके बारे में पढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं हमको क्या आएगा, दमन ए को क्षेत्र की विद्रोह भी आएगा। तो हम ये समझेंगे कि दमन ए को का क्षेत्र का विद्रोह जो है ये होता है संथाल विद्रोह से संबंधित है। समझ में आ रहा है ना? अगर ये कोल विद्रोह, अगर ये क्वेश्चन नहीं रहता, ठीक है, अगर मान लीजिए हम कोल विद्रोह से इसका व्याख्या करते, कोल विद्रोह समझते हैं, और मान लीजिए भील विद्रोह भी है, मुंडा विद्रोह भी है, अगर किसी एक का हम विशेषता करते, अगर इससे जुड़े इससे संबंधित अगर कोई हमको क्वेश्चन में देता, मतलब कि क्वेश्चन उससे बनता, तो हम इससे हम क्या करते, कोल विद्रोह टिक मार देते। लेकिन जो ये आंसर जो क्वेश्चन जो बना हुआ है, ये संस्थान विद्रोह से क्वेश्चन बना हुआ है। दमन एक का क्षेत्र जो संबंधित है वो संस्थान विद्रोह से है। लेकिन आप लोग को जब अगर पढ़ते हैं ना, पढ़ाई को ढंग से क्या कीजिए, मतलब कि अगर जैसे कि इसको एक विद्रोह है उसको पूरा अच्छे से पढ़िए, जैसे कि मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह को अच्छे से पढ़िए। अभी तो हम फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव सेशन है, मेरा पीवाईक्यू सेशन है, तो इसमें हम अभी विद्रोह पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम किसी एक दिन अच्छे से हम सभी विद्रोह के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा, सॉरी वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, हाँ क्या है, बांध व गद शिलालेख किस वंश से संबंधित है? अब देखिए वंश आया है, बांध क्या है, बांध व गद शिलालेख जो है किस वंश से संबंधित है? क्या है, गुप्त वंश भी दिया है ऑप्शन में क्या है, गुप्त वंश भी दिया है। क्वेश्चन नंबर बी में दिल छे हमरा मौर्य वंश भी दिल छे, क्वेश्चन नंबर डी में दिल छे सतवाहन वंश भी दिल छे, और वकाटक भी वंश भी दिल छे। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, जिसका राइट आंसर क्या होगा, और उसके बाद हम आप लोग को जैसे कि हर एक क्वेश्चन पे 5 सेकंड रुकेंगे, आप लोग अच्छे से उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जैसे कमेंट सेक्शन कैसे आंसर कैसे देना है, जैसे कमेंट बॉक्स में लिखना है 2 नंबर, 2 का क्या है, वकाटक, जैसे वकाटक, ऐसे है ना,
2 नंबर देके इसमें लिख दीजिए वाकाटक। फिर 3 नंबर आएगा, 3 नंबर में जो आएगा उसके बारे में लिख दीजिए, 4 नंबर में जो आएगा उसके बारे में लिख दीजिए। ठीक, इसका आंसर जो होगा आप लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और अगर अभी तो रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को प्रोवाइड चल जा रहा है, लेकिन अब कुछ दिन के बाद आप लोग को लाइव क्लास भी दिया जाएगा, लेकिन आप पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। हो सके तो इसका आंसर आप सच सच कमेंट में देके जा। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं क्या है, मंद। इसका आंसर जो होगा ना वकाटक होगा। वकाटक वन से जो है, वकाटक वन से ये जो है क्या है, क्या है, बांध वगद शिलालेख जो है संबंधित वन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 में भी आ गए हैं। वो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कर रहा है कि तहकीक-ए-हिंद किससे लिखी है। तहकीक-ए-हिंद एक किताब का नाम है, किताब का नाम एक तहकीक-ए-हिंद दिया हुआ है। तहकीक-ए-हिंद जो है वो किसने लिखा था, इसका आंसर में आता है, नंबर ए में आता है अल-बुरूनी। मतलब एक ऑप्शन में दिया हुआ है, अल-बुरूनी साहब भी बीच में आ गए हैं टांग अड़ाने, और दूसरा दिन आ रहे हैं इब्न बतूता भी, इब्न बतूता तो और टांग अड़ाने आ गया है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, फिरदौसी जो है वो भी आ गए हैं हमारे बीच टांग अड़ाने के लिए। और क्या है, अब्दुल फजल तो कुछ नहीं है भाई, वो भी हमारे बीच आ गए हैं। तो इसका हम आंसर देखेंगे अच्छे से। इब्न बतूता तो नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक हम थोड़ा सा हट जाते हैं क्लीन करके, और इसका आंसर अच्छे से दीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन को एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए। हम 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का टाइम। ठीक, आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट लेट नहीं करने का, लेट करने का तो ये रिवीजन कैसे होगा, फटाफट इसका आंसर चाहिए मुझे। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए इब्न बतूता साहब जो है ना, ये टांग अड़ाने आए अब्दुल फजल भी टांग अड़ाने आए, और फिरदौसी भाई जो है ना वो भी टांग अड़ाने आए। मतलब अल-बुरूनी साहब है इसका आंसर। जी सर, इसका आंसर जो होगा वो अल-बुरूनी साहब होगा। क्या होगा, तहकीक-ए-हिंद किसने लिखा था, वो अल-बुरूनी साहब लिखा था। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप लोग कमेंट कर ही रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। और क्या बोले, हाँ क्या है, और हमारा फेसबुक पेज है आइडियल टीचर एकेडमी के नाम पे, उसको भी आप लोग उसे फॉलो भी कर लीजिए। उसमें विज्ञान की बात बताई जाती है। आइडियल टीचर एकेडमी के नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पेज है, उसमें भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, और उसमें भी थोड़ा कुछ ना कुछ ज्ञान की बात ही बताया जाएगा। मतलब एकेडमी है ज्ञान का बात बताने के लिए। और हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा रुक जाइए, पेशेंस लाइफ में बोलता है ना कि पेशेंस रखना जरूरी है, इसलिए पेशेंस रखेंगे ना तो सभी कुछ होगा। आप लोग हमको सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा भाई, और हम आपके लिए बहुत अच्छा क्लास लाएंगे और अच्छा प्रोवाइड क्लास करेंगे, और अच्छा से आसान टॉपिक्स के साथ आप लोग को बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग के एक ठो सपोर्ट से, एक सब्सक्राइब से और एक वॉच टाइम की वजह से हम लोग अच्छे से मतलब की जिंदगी जी पाएंगे। मतलब कि सपोर्ट की जरूरत है, आप समझ लीजिए। आप क्या बोले, आप लोग भी मेरे ही कैटेगरी में आते हैं, हम भी आप लोगों के कैटेगरी में आते हैं, हम भी आपका, ये बोर्ड भी आपका, पूरा दुनिया है आपका, हम अब क्या कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा तो नहीं बोल दिया है ना, उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्या है, दास्तान-ए-गदर के लेखक कौन है। दास्तान-ए-गदर का लेखक जो है, इसका आंसर फटाफट दीजिए। इसका है बहादुर शाह जफर भी दे दिया है, और नंबर बी में हमको ऑप्शन में दिल छे जहीर देहवली भी दे दिल छे। ऑप्शन नंबर डी में जे हमरा दिल छे वो दिल छे खान बहादुर खान भी दे दिल छे, और क्वेश्चन नंबर सी में दिल छे मौलाना आजाद भी दिल छे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा, दमन-ए-गदर के लेखक कौन है, दमन-ए-गदर के लेखक कौन है, फटाफट दीजिए आंसर। दमन-ए-गदर, इसका आंसर बताएं हम, ज्यादा लेट नहीं करने का। ज्यादा लेट करने का तो रिवाइजिंग कैसे होएगा। इसका आंसर होगा जहीर, ऑप्शन नंबर बी जहीर देहवली। दास्तान-ए-गदर के लेखक जो है जहीर, क्या है, जहीर देहवली, देहवली है। इसका आंसर राइट आंसर बी आएगा। ठीक, राइट आंसर बी, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, हर एक क्वेश्चन हम लेटे चलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला था कि रेतियावादी, क्या है,
रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट था? देखिए रेतवाड़ी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छा सा क्वेश्चन, मतलब कि हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है रेतवाड़ी व्यवस्था से, इसीलिए आप लोग को इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अगर पढ़िएगा ना, देखिए सोशल साइंस के माध्यम से अगर आप क्वेश्चन को अच्छे पढ़ते हैं, सोशल साइंस में अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, उसका आंसर फटाक से आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा, मतलब अच्छा से याद आ जाएगा आंसर, इसका आंसर ये होने वाला। और अच्छे से ऑप्शन का भी एलिमेंट सर ये हो सकता है, लेकिन ये कैसे होगा? रेतवाड़ी व्यवस्था तो वहां से यहाँ हुआ था, यहाँ से यहाँ हुआ था, यहाँ से यहाँ हुआ था, मतलब कि आप उस पर दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, मतलब उस पर मास्टरी करिए, मतलब उस पर आप टाइम दीजिए, टाइम ही जैसे पेशेंस से आप कोई चीज कीजिएगा ना तभी कुछ होगा। इसका आंसर आप लोग क्या है? बंगाल भी ऑप्शन में दिया हुआ है, मद्रास भी ऑप्शन में दिया हुआ है, अवध भी दिया हुआ है, पंजाब भी दिया हुआ है। इसका सटीक आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, और यहाँ तो कमेंट बॉक्स में नहीं करना है तो आप एक कॉपी एक पेज ले लीजिए, जैसे कि भी यहाँ मेरे पास तो पेज नहीं है, जैसे मान लीजिए हाँ पेज, मान लीजिए एक पेज लेते, मान लीजिए मेरा पेज है सादा पेज, जैसे मान लीजिए ये मेरा सादा पेज है, हम 50 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना, आप 1 से लेके 2 3 ऐसे करके 50 तक लिखिए, ठीक 50 तक लिखिए। जो हम जैसे कि आपको पहले हमसे पहले अगर रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो इसको क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में आप ऐसे बी लिखिए। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन कितना सही किए हैं, कितना अटेम्प्ट किए हैं और कितना गलत हुआ है उस पर आप लोग व्याख्या कर पाएंगे, मतलब कि उस पे काम कर सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन को, अरे भाई क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? क्वेश्चन एग्जामर जो है, जो हमारा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम लेगा, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? किताब से नहीं पूछेगा, किताब को हम पढ़ के रगड़ देंगे और एग्जाम को अच्छा से पास करके आएंगे, क्योंकि कोई माय का लाल नहीं है कि हम लोग को एग्जाम से रोक सकता है, एग्जाम पास होने से। अच्छा नंबर लाएंगे, अभी कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, जैसे जनरल वालों का 85-86 जा रहा होगा, और जो हमारा जो है एबीसी वालों का क्या बोलता है 80 कट ऑफ जा रहा है, इसीलिए मेहनत तो करना जरूरी है ब्रो, मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। और मेहनत का फल बोलता है ना मेरे भाइयों मेरे साथियों, कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक है? अब उसकी चाटने मत लगना ना, रिजल्ट मिलेगा तो उसको चाटने मत लगना, मतलब कि मेहनत का फल एक मीठा होता है, समझ में आ रहा है ना? आपको खुशी मिलेगा, दिल से खुशी मिलेगा, चलो भाई कि हम मेहनत किए हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा से पास हुआ है और हम सरकारी कॉलेज लिए हैं, आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ मत जाओ वहां मत करो, आप अच्छे से अगर मार्क्स ऑब्टेन करते हैं ना तो अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको, सरकारी कॉलेज, ठीक है? इसका आंसर आप लोग ज्यादा बात नहीं करने का टाइम नहीं है मेरे पास। 5 नंबर में क्या है? रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से लागू हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए, फटाफट आंसर दीजिए फटाफट। रेतवाड़ी बताते हैं इसका आंसर। रेतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मद्रास से स्टार्ट हुआ, मद्रास जी है ना, मद्रास जी से स्टार्ट हुआ था। मद्रास जो है एक जगह का नाम है, रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम हुआ था, लागू हुआ था, वो मद्रास से लागू हुआ था, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर, धीरे धीरे कदमों से, धीरे धीरे पैरों से, धीरे धीरे हाथों से, 5 उंगली के हाथों से और 1 नाखून 2 नाखून की वजह से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, 6 नंबर में आ गए और आप लोग की वजह से। इलाहाबाद संधि, देखिए आप यहाँ पर एक चीज बताते हैं, हम मान लीजिए कि इलाहाबाद संधि लाए, कोई बच्चा क्या पढ़ेगा इलाहाबाद संधि के किसके बीच हुई थी, आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है? लेकिन जो अगर अच्छा बच्चा होगा ना, मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो क्या करेगा, वो 1765 भी पढ़ेगा। हाँ सर 1765 पढ़े थे, इसका आंसर ये होगा, बी होगा, सी होगा, फटाफट उसका आंसर देगा। अगर आप लोग थोड़ा सा मान लीजिए आप क्वेश्चन ये जानते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड लग जाएगा, तो क्या जरूरी है, हमको स्पीड पढ़ने से, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे ना, हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से ऑप्शन पढ़ेंगे, ताकि हमसे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन बना हुआ है, इससे अलग भी क्वेश्चन बन सकता है, बताएं कैसे? इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी, आप बताइए। अब बच्चा जो है कहीं पढ़ा होगा, अरे भाई क्या था, अरे भाई ये क्या मतलब क्या है? देखिए अगर पढ़ने का तरीका क्या है, आप पढ़े हैं इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद का संधि में क्या है 1765 ईस्वी में हुआ था, समझ में आ रहा? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का संधि हुआ था, ठीक है? लेकिन कोई बच्चा पढ़ेगा 1765 के इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुआ था? इसका आंसर मान लीजिए बी है, बीजी होगा, शाह आलम द्वितीय और क्लाइन के बीच हुआ था, ठीक है? इसका आंसर बी है, लेकिन इसका आंसर एक ही आंसर बना है, ठीक? मतलब कि एक क्वेश्चन का आंसर एक बना है, इससे 2 क्वेश्चन बनेगा। अब आंसर क्या, क्वेश्चन क्या, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? आप इसको यहाँ पढ़े होंगे और दिमाग में आपको थोड़ा छपा होगा 1765 ईस्वी में, आप लोग आंसर टिक मार के आइएगा, कट द के फट, टक से आवाज आएगा ऑप्शन में, जैसे आप कंप्यूटर बेस टक से टिक टिक आवाज आएगा, तो आप लोग सटीक आंसर मार के आइएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तिलक स्वराज कोष किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? देखिए अगर मान लीजिए मेरा आंसर मान लीजिए तिलक स्वराज कोष, देखिए मान लीजिए जैसे कि एक हम असहयोग आंदोलन पढ़े हैं, ठीक है? असहयोग आंदोलन में अगर इसका व्याख्या करेंगे, असहयोग जैसे मान लीजिए एक मेरा टॉपिक है
एक क्लास लेंगे हम असहयोग आंदोलन से, उसका व्याख्या करेंगे। किसी एक जगह अगर मेरा तिलक स्वराज कोष किसके आंदोलन से जो जुड़ा हुआ है, मतलब कि तिलक स्वराज कोष किस मतलब कौन सा आंदोलन के बीच में एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट देखिए उखाड़ के दे दिया ऑप्शन में, आंसर में, क्वेश्चन में। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में अगर कोई एक पॉइंट आता है, मान लीजिए भारत क्यों छोड़ रहा था, वो कौन सा आंदोलन से संबंधित है, मान लीजिए एक पॉइंट रहेगा, तो उसमें जो ऑप्शन आंसर आएगा वो भारत छोड़ो आंदोलन आएगा। मतलब कि हर एक ऑप्शन को भी व्याख्या करनी है, मतलब कि हम ये ऑब्जेक्टिव सेशन है, आप लोग को दिमाग लगाना है, आप लोग को पढ़ना है कि ये जो है असहयोग आंदोलन भी पढ़ना है अच्छे से, और उसके बाद सामान्य अवज्ञा जो है हमारा सवैज्ञा अवज्ञा आंदोलन, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, और स्वदेशी आंदोलन है इसको भी अच्छे से पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन है इसको भी अच्छे से पढ़ना है, और जो असहयोग आंदोलन है इसको भी अच्छे से पढ़ना है, व्याख्या करना है। कहां से भी एक लाइन से क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामर। इसीलिए क्या बोलता है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आप लोग को पता होगा टेंशन देने का, हर वक्त टेंशन दीजिए, और लेकिन अच्छी से तैयारी कीजिए, पढ़ के समझ के, बिल्कुल समझ के। टाइम बहुत है, डीएलएड एग्जाम अभी होने ही वाला है, मतलब कि इस डेट इसका बढ़ते रहता है, किस दिन होगा पता नहीं, और जिस दिन होगा बहुत अच्छा होगा। अच्छा से एग्जाम दीजिए ताकि अच्छा से मार्क्स ऑब्टेन हो। तो इसका आंसर जो होगा तिलक क्या है, तिलक स्वराज कोष किससे संबंधित है, वो है असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, असहयोग आंदोलन से। ठीक समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर धीरे धीरे कदमों की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ गया है। अल हिल का पत्रिका किसने लिखा था? देखिए पत्रिका हिंदुस्तान भी पत्र होता है और दैनिक भास्कर भी पत्र है। पत्र तो हजारों है, लेकिन जो पुरानी पत्र है उसका नाम एग्जाम में पूछता है। एग्जाम हॉल में पुराना जो पत्र है वो सब पूछ दिया जाएगा। तो अल हिल का पत्रिका किसने लिखा था? ये ऑप्शन में हमारा ए नंबर में दिल छे, हमारे ऑप्शन में की दिल छे कि सैयद अहमद खान भी दिल छे। ऑप्शन नंबर बी में दिल छे हमारा मौलाना अब्दुल कलाम भी दिल छे। ऑप्शन नंबर में सी दिल छे शौकत अली भी दिल छे। ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिल छे हकीम अजमल खान भी दिल छे। तो आपके हिसाब से अल हिल का पत्रिका कौन लिखा था ये आप लोग बताएंगे, और या एक कॉपी पेज ले लीजिए, उसमें आप लोग ये 8, 7, 9, 10 जितना क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर लिखिए। यहाँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन लिखिए, लिखने से क्या होता है आपका दिमाग में बैठेगा, याद होगा। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारों, मेरे जिगर के छल्लो, मेरे जिगर के टुकड़ों, और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आप अपने कॉपी में लिखिए फटाफट इसका आंसर, फटाफट हमको चाहिए तो चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? हम हट जाते हैं थोड़ा सा, चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अल हिल का पत्रिका किसने लिखी थी? ये लिखी थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब। सबसे बेस्ट आदमी जो प्रेसिडेंट भी थे शायद, हाँ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये लिखे थे हमारे अल हिल का पत्रिका। अल हिल का पत्रिका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद लिखे थे। अल हिल का पत्रिका मौलाना अब्दुल कलाम ने लिखा था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह 1917 किस वर्ष हुआ था? देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ 2 क्वेश्चन बनेगा। किस वर्ष? ये हो गया अलग, और ये हो गया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, ये भी इसको भी पढ़ना है, इसको भी याद करना है। किस समस्या संबंधित है? देखिए यहाँ पर समस्या दे दिया है हमको, किस समस्या के कारण हमको है ना चंपारण सत्याग्रह करना पड़ा था। उस समस्या के नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या है? नील की खेती दे दिया है, कपास की खेती दे दिया है, जंगल की कानून दे दिया है, लगन विधि भी दे दिया है। तो इसका ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखिए आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको सब्जेक्टिव पढ़े होंगे। आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग को चलाइए, दिमाग को बैठाइए, मत दौड़ाइए। अब ये क्वेश्चन आसान है, अगर इसमें आप गलती करिएगा तो कैसे होगा? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, किस समस्या से हुआ था? देखिए ऑप्शन सटीक आंसर दिख पड़ रहा है। हम तो हट जाते हैं, अच्छे से देखिए, सटीक आंसर दिख रहा है। सटीक, कोई बोल नहीं सकता है इसमें गलत है। सटीक आंसर आएगा आपको पटाख से। देखिए आप लोग हर एक सब्जेक्ट में 8 क्लास 9 क्लास नील की खेती, अंग्रेजों ने बोला था किसानों को नील की खेती करो। मतलब क्या? आप लोग को ऑप्शन को एलिमिनेट करके नील की खेती यहाँ पर दिमाग में आना चाहिए। दिमाग में नील की खेती आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नील की खेती के कारण यही कारण है, इसी समस्या का संबंधित है ना चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ ना ब्रो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन और आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज, देखिए ऑप्शन में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले दिया है, बाल गंगाधर तिलक दिया है, लालाजी राजपत राय भी दिया है, और महात्मा गांधी भी दिया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। हिंद स्वराज का नारा किसने दिया था? हिंद स्वराज।
देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके बना सकते हैं ब्रो। ये लाल टी शर्ट बना सकते हो खुद देख रहा है कि हम लाल पहने ब्लू पहने हैं, ये भी तुमको पता नहीं है कि हम लाल पहने की ब्लू पहने हैं, क्या मेरे भाई। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, हिंद स्वराज सर आप कौन टी शर्ट पहने हैं, हम शायद लाल कलर का मेहरून पहने हैं, हमसे नहीं बचने का, हम भी जानते हैं। आपके मन में ये सवाल आएगा, सॉरी उल्टा के पूछ दिया जाता है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, आप थोड़ा सा बात कम करने का टाइम वेस्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट बोलिए आप लोग, हिंद स्वराज के लेखक कौन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है, इसका आंसर हम बताएं, फटाक से हम बताते हैं, फटाक से ना टक देके फटाक, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं, हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। ठीक, अब देखिए हमारा आ गया है दुनिया के बारे में पढ़ने के लिए, भूगोल के बारे में पढ़ने, भूज और गोल, दुनिया भूगोल, इसी में सब दुनिया गोल है, सब आदमी इसी में भूगोल है। ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए और भूगोल से है ये कि हमारा हिंदुस्तान, सॉरी हिंदुस्तान बोलते हैं, ये वर्ल्ड है, और यहाँ भी था भूगोल के बारे में है। और इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिखा गया है, लिखा गया है, मानव भारत का जो मानक समय रेखा है वो किस देशांतर से लिखा गया है। 82.30 डिग्री पूर्व है, और उसके बाद 90 डिग्री पूर्व, 85 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पूर्व। इसका आंसर आप लोग कमेंट में से फटाफट दीजिए, ताकि हम फटाक से आगे बढ़े, मतलब कि जल्दी आगे बढ़े और अच्छे से रिवीजन हो पाए। इसका आंसर बताइए, आप लोग बोल लेंगे हो सर 75 मार देते हैं, 75 मार देते, गलत, जो कि गलत हो जाएगा, 75 नहीं होगा इसका आंसर। फटाफट इसका आंसर चाहिए हमको, राइट आंसर। इसका आंसर हम बताते हैं, मानक समय क्या भारत का मानक समय किस देशांतर से रेखा से लिया गया है, वह है हमारा नंबर क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, धीरे धीरे कदमों से आगे की ओर। लू किस प्रकार की हवा है, लू किस प्रकार की हवा है। देखिए लू एक, आप लोग इसे दिमाग लगाइए, लू का शब्द किस में यूज करते हैं, लू क्या है, ठंडी और शुष्क है, या गर्म और सूख है, ठंडी और अर्ध है, और गर्म या अर्ध है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में हमको आंसर चाहिए, फटाफट 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 बता दीजिए। लू देखिए बताया, लू का आप लोग पता है गर्मी के दिन भी क्या जाता है, लू खा लो, धूप में मत जा रे, ए बच्चा धूप से हट, लू लग जाएगा, ए लू धूप में मत जा, मतलब लू, आप लोग समझो। यहाँ पे देखिए लू क्या है, लू मतलब कि लू जो होता है ना, वो दिया है गर्म संबंधित होता है। क्या है ऑप्शन नंबर बी में, गर्म और शुष्क, जैसे कि गर्म और शुष्क रहेगा ना, लू पकड़ लेगा, नींबू पानी पियो, चीनी पानी पियो, ये पियो, शरबत पियो, वो पियो, ढेकना अलाना पलाना ढेकना ढेकना सब पियो, लेकिन लू से बच जाओगे। क्या है गर्म, क्या है गरम, गरम और शुल्क, गरम और शुल्क, लू जो है किस प्रकार संबंधित है, गरम और शुल्क से संबंधित है, गरम और शुल्क से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्या है, एल नीनो का प्रभाव मुख्य किस पर पड़ता है, एल नीनो का प्रभाव मुख्य किस पर पड़ता है, मानसून पर है, चक्रवात पे है, भूकंप पे है, ज्वालामुखी पे है। इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट 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 इसका आंसर हमको चाहिए। अल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस किस पड़ता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। अल नीनो का फटाफट फटाफट इसका आंसर फटाफट दीजिए। भूकंप गलत, हो सर ज्वालामुखी डाल देते हैं, हो सर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, हो करने में गलती हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मानसून, मानसून जो होगा राइट आंसर होगा। एल नीनो का प्रभाव जो मुख्यतः होता है वो मानसून से होता है, मानसून। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मानसून। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ढक्कन, ढक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। ढक्कन का पदार्थ जो है, ढक्कन 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 मतलब कि बोतल का ढक्कन नहीं, ढक्कन का पदार्थ, ढक्कन पदार्थ किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है। क्या है, अंगियोनिय, उसके बाद यह है कार्यांतरिक, उसके बाद संगमरमर भी दिया हुआ है, और अवसादी भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, आसान क्वेश्चन है, फटाफट बनेगा। हम थोड़ा हट जाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। इसका आंसर होता है अग्निय, इसका आंसर ए नंबर आएगा, अग्निय, अग्निय इसका आंसर आएगा। दक्कन का पर्वत किस प्रकार से बना हुआ है, अग्निय पर्वत से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, साइलेंट क्या है, साइलेंट वैली, साइट वैली किस राज्य में है, साइलेंट वैली जो है एक
एक जगह का नाम होगा, ठीक है, वो किस राज्य में है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। तमिलनाडु से है बता रहा है, केरल से भी बता रहा है, असम साहब भी है, और ये हमारा कर्नाटक साहब भी टांग अड़ा दिए हैं। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, फटाफट फटाफट, लेट नहीं करने का, आगे बढ़ने का, धीरे धीरे रिवीजन करने का, फटाफट फटाफट। आप लोग इसको आंसर में चाहिए मुझे, मतलब इसका आंसर केरल होगा, राइट आंसर केरल, केरल राइट आंसर रहेगा। केरल, केरल से केरल राज्य में साइलेंट वैली है, ठीक है, समझ में आना ना, केरल, केरल। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए में दिया है गुजरात साहब, तमिलनाडु भी साहब हमारे बीच आए हैं, झारखंड भी आए हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में है राजस्थान भी आया है। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, चिंग दना पैंग दना डोगा की तरफ से। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक कौन सा राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट का उत्पादक कौन सा राज्य में है? देखिए कौन सा राज्य में है, चलिए बताते हैं, गुजरात, सॉरी गुजरात नहीं के नरेंद्र मोदी नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, वो होगा हमारा सी राजस्थान। राजाओं का घर में जो है भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है वो हमारा राजस्थान है। इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमारा राज्य जो है राजस्थान वो भी बड़ा है, और हमारा भारत का सबसे लिग्नाइट का उत्पादक से भी राज्य सबसे है बड़ा। सबसे उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या है? सारगासो सागर किस महासागर में है? देखिए एक महासागर का दिया है सारगासो सागर। सारगासो सागर प्रशांत महासागर के अंदर आते हैं? नहीं। अंटार्कटिका? नहीं। आर्कटिक और उसके बाद हिंद। इसका आंसर आप लोग को फटाफट दीजिए। सार्गो सागर किस राज्य से संबंधित है? सार्गो सागर किस राज्य से संबंधित है? आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। सार्गो सागर किसका आंसर बताएं? अटलांटिक कहाँ है लिखा हुआ है? अटलांटिक कहाँ लिखा हुआ है? हो सर डी में लिखा है? नहीं, बी में लिखा हुआ है। अटलांटिक, सार्गो सागर जो है अटलांटिक से लिखा, अटलांटिक, समझ लें, अटलांटिक महासागर का महासागर में है। इस महासागर अटलांटिक महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 18, कच्छकारण किस प्रकार की भौगोलिक संरचना है? कच्छकारण ज्वालामुखी पठार भी दिया है ऑप्शन में, और ऑप्शन बी में हमरा देल छे अरे साला दलदली भी देल छे रे, दलदली मरुस्थल भी छे। ऑप्शन नंबर डी में छे नदी घाटी भी देल छे। ऑप्शन नंबर सी में छे हिमानी क्षेत्र भी देल छे। आप लोग इसका आंसर, मतलब कि हमारे साथियों आप लोग आंसर दीजिए, इसका अच्छे से बताइए क्या है? कच्छकारण किस प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र, क्या है? भौगोलिक संरचना है। कच्छकारण किस प्रकार की भौगोलिक संरचना है? कच्छकारण भौगोलिक संरचना है। फटाफट इसका आंसर चाहिए हमको। कच्छकारण दलदली मरुस्थल क्या होगा? बी नंबर, दलदली मरुस्थल इसका ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। दलदली मरुस्थल, ठीक है, समझ में आ रहा है? दलदली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नर्मदा और तापी नदियों किस दिशा में बहती है? नर्मदा और तापी नदियों जो है वो नर्मदा और तापी नदियों किस नदियों की दिशा में बहती है? ऑप्शन ए में दिया पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी में दिया पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी में दिया है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी में दिया है दक्षिण से उत्तर। इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए, फटाफट इसका आंसर फटाफट दीजिए। नर्मदा और तापी नदियों किस दिशा में बहती है? वो बहती है हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर, इस दिशा में हमारा नर्मदा और तापी नदी जो है बहती है, ठीक है। नदी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आप लोग सभी नदियों के बारे में, कहाँ से उद्गम स्थल है, कौन सा है, कौन है देवनागरी, ये सब चीज आप लोग को पढ़ना है, वो सब भी हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 20,
भारत में काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? भारत में काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है गंगा मैदान, गंगा का मैदान भी दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है दक्कन का पठार भी दिया है, ब्रह्मपुत्र घाटी भी दिया है, और अरावली क्षेत्र भी दिया है। तो इसका आंसर आप लोग हमको सटीक आंसर चाहिए। भारत में काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? भारत में काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? भारत में काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। भारत में काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मुख्य क्षेत्र कौन सा है? भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? फटाफट 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 फटाफट, आसान क्वेश्चन है, फटाफट, गलती नहीं करने का, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सर गंगा का मैदान होगा, बस गंगा का मैदान होगा। हाँ, क्या आप भी मेरे साथी ऐसे होगा? गंगा का मैदान नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो सब ब्रह्मपुत्र देते हैं, नहीं, राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? भारत में काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है वो हमारा दक्कन का बता रहा है, ठीक है। देखिए बुरा नहीं मानना होगा, बुरा नहीं मानना होगा, हम थोड़ा मजाक से कर लेता है, कुछ से कुछ बात बोल देता है आपको, लेकिन बुरा नहीं मानने का। वो हम तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चक्कर में रहते हैं, और अच्छे से पढ़ने के, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हम लोग कंटेंट में फोकस करेंगे धीरे धीरे कदमों की ओर। हम राजनीतिक में आए हैं। चलिए आज हम लोग बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और मुखिया बन जाते हैं हम, क्या और सरपंच, सबसे ज्यादा हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। राजनीतिक में आ जाते हैं, पॉलिटिक ऑब्जेक्टिव से आ जाते हैं, ठीक। हाँ, 21 नंबर में क्या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आसान क्वेश्चन है। अस्थायी क्या हुआ? अस्थायी, अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा भी दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर भी दिया हुआ है, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू साहब भी है इसमें शामिल। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हम बताएं। इसका आंसर जो होगा राइट आंसर सचिदानंद सिन्हा होगा। सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सैद्धांतिक उपचार से संबंधित है? मतलब कि सैद्धांतिक उपचार मतलब इलाज के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सैद्धांतिक उपचार इलाज के लिए संबंधित है? अनुच्छेद दिया है 32 भी दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया 19, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 356, 356 गुस्सा दिया है, 32 21 356 गुस्सा दिया है 21। अब इसका सर बोलेगा क्या कि सर इसका 356 होगा, क्योंकि है ना ये सब एक के लग रहा है, ये अलग अलग लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अब देखिए इसका आंसर क्या होता है, हम बताएंगे। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए, थोड़ा हम हट जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के इसका आंसर दीजिए फटाफट 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 इसका आंसर दीजिए फटाफट 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 आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। इसका आंसर बताते हैं हम, 32 होगा, मतलब ए नंबर जो है अनुच्छेद 32 वो संवैधानिक और उपचार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 32 ऑप्शन नंबर 32, ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर ए और आंसर 32 अनुच्छेद होगा, ठीक। अरे बच्चा पार्टी मतलब साथियों, हम स्पीड तो नहीं बोल रहे हैं ना, अगर स्पीड बोल रहे हैं तो आप यूट्यूब पे एक फीचर्स दी है, उसमें आप स्लो और स्पीड कम बेस कर सकते हैं, मतलब हाई क्वालिटी, और इसमें मतलब कि स्पीड ज्यादा और कम कर सकते हैं। और थोड़ा मेरी हैबिट है, मतलब कि आदत है, ठीक। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हुए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं? नंबर है 42 में, उसके बाद चलो 44 में, 52 में और 73 में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहिए, मतलब कि एक कॉपी का पेज में फटाफट लिखिए और उसमें मिल जाइए कि हाँ मेरा आंसर सही है या गलत है। वीडियो की क्वालिटी कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है ना? आप लोग फटाफट कमेंट भी कीजिएगा वीडियो क्वालिटी के बारे में। आंसर दीजिए, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं? मौलिक कर्तव्य जुड़ा हुआ है ना, वो 42 में जुड़े, 42 में ए नंबर। मौलिक कर्तव्य जो है किस संशोधन से जुड़े हैं? 42वें संशोधन से जुड़े हुए हैं, ठीक। ये सब क्वेश्चन ना सेम टू सेम बोर्ड, जैसे बोर्ड समझ लीजिए, बोर्ड देख लीजिए, वही एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे सेम टू सेम। मेरा एक दोस्त था, वो बोला था क्या सर आप इतना गेस करके क्वेश्चन ला देते हैं, मतलब कि पहले वो ऑफलाइन भी पढ़ा देते, तो बोला था सर इतना अच्छा क्वेश्चन ला देते थे, सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, तो सर पढ़ाने के लिए टाइम लगेगा। तो हम सोचते आए, तो ऑनलाइन का भी प्लेटफॉर्म पर दिमाग लगाए हैं, तो आप लोग से सपोर्ट की जरूरत है। तो इससे भी मेरा ऑफलाइन भी कोचिंग है, और वहां पर भी तैयारी अच्छा चलता है डीएलएड एग्जाम का। ये तो क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से प्रारंभ होता है। महाभियोग, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब कि राष्ट्रपति को महाभियोग करके हटाना पड़ता है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए में दिया है लोकसभा, ऑप्शन बी में दिया है राज्यसभा, दोनों में कोई नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा, वो हम कोट होंगे कि आप कोट पहनेंगे, वो देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा। राष्ट्रपति, सॉरी लोकसभा बोलती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना कि लोकसभा लगाएगा ना ही राज्यसभा लगाएगा, वो लगाएगा दोनों में से कोई भी नहीं। दोनों में, इसका आंसर देखिए, दोनों में से कोई भी नहीं लगाएगा। इसका आंसर सी आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हम देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग ऑप्शन जा रहा होगा तो आप लोग इस पर दिमाग लगाइएगा, इसको भी देखेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले एक क्वेश्चन 24 नंबर, इसमें 24, चले कंप्यूटर ऑपरेटर से बोल दो कि 24 नंबर क्वेश्चन को फिर से रिकॉल करने का, अगर सही है कि ऑप्शन या गलत है, ठीक है। लेकिन हम दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मार देते हैं। चलिए बताइएगा, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, हाँ सर ऐसा होगा, ये होगा, तो कंप्यूटर ऑपरेटर से बोल देंगे अच्छे से। थोड़ा डाउट था क्वेश्चन में, डाउट क्वेश्चन, इसीलिए 25 में न्यायालिका पुनरावलोकन की शक्ति किसे है। न्यायालिका पुनरावलोकन की शक्ति किसे है, संसद को है या राष्ट्रपति को है या सुप्रीम कोर्ट को है या प्रधानमंत्री को है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, फटाफट 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 फटाफट। और सर क्या बोलता है, राजनीतिक में राष्ट्रपति बहुत आता है तो राष्ट्रपति आंसर मार देते हैं, नहीं, ऐसे मारने से गलत हो जाएगा, इसको पढ़ना पड़ता है। ये होगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वित्त आयोग का गठन, देखिए प्रधानमंत्री भी दिया है ऑप्शन में, हमारा प्रधानमंत्री साहब, और राष्ट्रपति भी साहब टांग रहा है। और देखिए हम लोग के बीच टांग कौन बनाते हैं, राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, संसद भी, राज्यपाल भी और संसद भी दिए हुए हैं। तो इसमें बताइए हमें कौन जो है क्या है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, इसका आंसर हमको फटाफट चाहिए, फटाफट। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, फटाफट कर दीजिए। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति साहब जो है हमारा वित्त आयोग का गठन करता है, राष्ट्रपति साहब। वो राष्ट्रपति साहब हमारा वित्त मंत्री का गठन करता है, ठीक है। क्या बोलती है, वित्त आयोग का मंत्री ना, वित्त आयोग का, सॉरी बोलने में फॉलो हो गया, वित्त आयोग जाओ, वित्त आयोग का गठन हमारा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। वैसे तो आप लोग होशियार हैं, हमें उम्मीद से। 27वां क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था 73 में भी दिया है, 74 में भी दिया है, 86 भी दिया है, ठीक, 42वां भी दिया है। तो पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है, इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हट जाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई पड़े। आवाज अच्छे से जा रहा है ना, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा, क्योंकि आवाज से ही आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ क्लास कैसी चल रही है, क्योंकि आवाज थोड़ा बैक डाउन लग रहा है हमको। चलिए ठीक होगा। पंचायती राज व्यवस्था किससे संशोधन संबंधित है, वो है क्या होगा, 73वें संशोधन से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। लोकसभा के 545 भी दिया हुआ है और 552 भी दिया हुआ है, 500 भी दिया हुआ है, 530 भी दिया हुआ है। इसका आंसर सटीक क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट 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 फटाफट, लेट नहीं करने का, फटाफट कमेंट में सुनाने का। इसका राइट आंसर 552 होगा, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि धर्म को आप बदल सकते हैं, और आपकी ये उम्मीद है, जैसे कि हम मान लीजिए मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, हमको अलग परिवर्तन करना, धर्म का मतलब धर्म परिवर्तन करना, धर्मनिरपेक्ष। ये किस संविधान में क्या है, संविधान की प्रस्तावना से कब जोड़ा गया था, संविधान प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। इसका आंसर फटाफट बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हम बता देते हैं, 1976 भी दिया हुआ है, 1950 भी दिया हुआ है, 1985 भी दिया हुआ है, 1965। देखिए ईयर वाइज क्वेश्चन में बच्चा को, मैंने साथी को
बच्चा बोल रहे हैं, स्टूडेंट को मतलब की दिक्कत होता है ईयर वाइज के क्वेश्चन में, इसीलिए इसका आंसर जो होगा राइट आंसर ये होगा। ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट नहीं करने का, राइट आंसर जो है उसको चलने का और उसको रट लेने का, ठीक है। ईयर वाइज क्वेश्चन में क्या होगा 1976, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आप लोग और करिएगा, ये मेरी उम्मीद से और अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को पता चल रहा होगा कि मेरा कंटेंट किस हिसाब से जा रहा है, प्रोवाइड हो रहा है आप लोग के बीच। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? नंबर ए में दिया है, ऑप्शन में दिया है 4 वर्ष दिया है, 4 वर्ष भी दिया हुआ है, 5 वर्ष भी दिया हुआ है और 6 वर्ष भी दिया हुआ है और उसके बाद सॉरी 7 वर्ष दिया हुआ है, 6 वर्ष दिया हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है, याद अपना कॉपी या पेज पे लिखना है इसका आंसर कौन है और कौन सटीक है, और जो सटीक होगा उसको मिलाना भी है ताकि कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से पढ़ पाए। फटाफट इसका आंसर, इसका आंसर जो फटाफट दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। इसका आंसर सी होगा, मतलब कि 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है ना, 6 वर्ष राज्यसभा का क्या होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष जो होता है, 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। 6 मतलब कि देखिए 6 वर्ष, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देते हैं ताकि बोरिंग फील ना हो। अब देखिए अर्थशास्त्र में आते, चलिए अब पैसा कमाते हैं हम लोग, पैसा कमाने के बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्र में क्या होता है? पैसे के बारे में ना, देखिए पैसा का डॉलर का चिन्ह में पैसा लगा हुआ है, मतलब कि पैसे कमाने हम लोग आए, देखिए धीरे धीरे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं पैसा कमाने की ओर। इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन आप देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? IMF दिया है, विश्व बैंक दिया है, UNDP दिया हुआ है, WTO भी दिया हुआ है। ये सब जो है ना, ये संस्था का नाम है। ये मानव विकास सूचकांक किस संस्था से लिया गया है? इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट 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 फटाफट। मानव विकास सूचकांक किस संस्था से जुड़ा हुआ है? हाँ, द्वारा जारी किया गया था, द्वारा जारी किया जाता है। फटाफट फटाफट इसका आंसर विश्व बैंक। हाउ सर विश्व बैंक दे देते हैं, विश्व बैंक अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने से नहीं, इसका आंसर राइट आंसर सी होगा। यूएनडीपी सॉरी थोड़ा सा डेकर आ गया था। यूएनडीपी संस्था से मानव विकास सूचकांक जुड़ा हुआ है, ठीक है, जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति मापने की प्रमुख सूचकांक क्या है? WPI दिया हुआ है, GDP दिया है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना इसका, INF दिया हुआ है, उसके बाद HDI भी दिया हुआ है, HDI भी दिया हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है फटाफट। मुद्रास्फीति मापने की प्रमुख सूचकांक है WPI है, WPI UPI नहीं, WPI है, WPI, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत में हरित क्रांति मुख्य किस फसल से जुड़ा हुआ है? देखिए हरित क्रांति दिया है चावल, गेहूं और उसके बाद ज्वार और कपास। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें आप लोग सटीक आंसर देना पड़ेगा आप लोग को। भारत में हरित क्रांति का मुख्य किस फसल से जुड़ा हुआ है? आप लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए और थोड़ा सा हम भर जाते हैं ताकि आपको ऑप्शन वाइज अच्छे से कर पाए, मतलब कि उसको सेटिबल कर पाए। फटाफट, भारत में हरित क्रांति का मुख्य किस फसल से जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई हमारा गेहूं से जुड़ा हुआ है, गेहूं से, ठीक है, गेहूं से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, नबाई की स्थापना कब हुई थी? नबाई बोलती है, नाबार्ड की स्थापना बोल रहे हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 में है और 1991 दिया है, 1975 दिया है और 1969 भी दिया हुआ है। इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? नाबार्ड कौन वर्ष हुआ था? ईयर वाइज क्वेश्चन में आप लोग को अच्छे से याद करना पड़ेगा। ईयर वाइज का क्वेश्चन फटाफट पूछ दिया जाता है फटाफट। इसका आंसर होगा ए नंबर 1982 में है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल किससे प्रेरित हुआ था? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल किससे प्रेरित हुआ था? फटाफट इसका आंसर चाहिए मुझे। 35 नंबर क्वेश्चन है। अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, जापान है। हम हट जाते हैं ताकि अच्छे से आपको ऑप्शन दिखाई पड़े। फटाफट भारत में मिश्रित मतलब कि मिक्सचर, मतलब मिक्स्ड
विशिष्ट अर्थव्यवस्था जो है वो मॉडल किससे प्रेरित है? वो हमारा है रूस से संबंधित, रूस से प्रेरित होता है, रूस से जो है ना वो होते हैं, अमेरिका से नहीं, रूस से ब्रिटेन से भी नहीं होगा, जापान से नहीं होगा, रूस से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जीएसटी कब लागू हुआ? अरे साला ये तो अच्छा क्वेश्चन दिया है। जीएसटी कब लागू हुआ? अब बच्चा सब फंसेगा। 2016 में नहीं, 2017, 2018, 2015। देखिए हम लोग का देखा हुआ क्वेश्चन है, देखा हुआ ईयर है, सॉरी देखा हुआ ईयर है। 16 सब देखेंगे, 18 भी देखेंगे, 17 भी देखेंगे, 15 भी देखेंगे, हम भी देखे। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर चाहिए हमको कमेंट बॉक्स में। जीएसटी कब लागू हुआ, या आपने कॉपी पे लिख रहे हैं तो उसमें लिखिए, हम तो हट जाते हैं ताकि अच्छे से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने का कोशिश करें। जीडीपी कब, क्या जीएसटी कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 36 फटाफट आप लोग फटाफट, जीएसटी कब लागू हुआ था? फटाफट फटाफट फटाफट। 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। कब हुआ था? 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए, जीएसटी का फुल फॉर्म ये होगा गुड सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आरबीआई है, सीएसओ है, एंड नीति आयोग है। क्या है नीति आयोग? क्या है नीति आयोग? और एसईबीआई है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए फटाफट फटाफट। नीति आयोग, नीति आयोग कौन, राष्ट्रीय आय की नीति आयोग कौन करता है? इसका राइट आंसर सीएसओ हो जाएगा, सीएसओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बैंक दर निर्धारित कौन करता है? बैंक का रेट जो है वो कौन निर्धारित करता है? संसद करता है, आरबीआई करता है, वित्त मंत्री करता है, या एसईबीआई है? सभी, मतलब इससे भी जगह सभी कर दो, इससे भी लिखा दिया है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में छाप दिया। संसद और आरबीआई और वित्त मंत्री है और सभी है। बैंक दर का निर्धारित कौन करता है? इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, हम हट जाते हैं थोड़ा सा। और आप लोगों को वीडियो अच्छे से जा रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा, और आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल को शेयर भी करना ना भूलें, ताकि अच्छे से आप लोग, और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि अच्छे से आप लोग को कंटेंट और क्लास प्रोवाइड हो पाए। बैंक दर की निर्धारित कौन करता है? वो है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा बैंक दर का करता है, बैंक दर का निर्धारित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। गरीब रेखा निर्धारित के लिए प्रसिद्ध समिति कौन सी है? क्या है? तेंदुलकर समिति है, केलकर समिति है, क्या है, राजन समिति है, और स्वामीनाथन समिति है। इसका आंसर फटाफट, गरीब रेखा निर्धारित के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप लोग फटाफट हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में, हम हट जाते हैं, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका होगा आंसर जो कि है, इसका आंसर आप लोग बच्चा सब पार्टी मार रहे होंगे, केलकर समिति नहीं होगा, ये होगा तेंदुलकर समिति। क्या हुआ? तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के निर्धारित के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुलकर समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। धीरे धीरे कदमों की और 1 से हम लोग 40 आ गए हैं। ठीक है, क्या है लिबरलाइजेशन नीति भारत में कब शुरू हुआ? वो है 1985 दिया हुआ है, 1991 दिया हुआ है, 1995 दिया हुआ है, 2000 भी दिया हुआ है। हमारे सभी आदमी, चार आदमी टांग रहा है, इस पे कौन सा आदमी सटीक टांग आते हैं वो भी आंसर देखते हैं। लिबरलाइजेशन नीति भारत में कब लागू हुआ? फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, आपने कॉपी पेज पे लिख सकते हैं इसका आंसर को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। फटाफट, और 2000 मार देते हैं, 2000 होगा, गलत हो जाएगा। 2000 अच्छा से टांग नहीं आ रहा है, ये टांग आ रहा है अच्छा से 1991 अच्छे से टांग आ रहा है, 1991 अच्छे से टांग आ रहा है। हमारे बीच कितना 41 क्वेश्चन और रह गए, मतलब कि 9 क्वेश्चन और रह गए। अब मिक्स क्वेश्चन करते हैं। मिक्स क्वेश्चन क्या है? मिक्स लिखे एंड मिस्किलियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड से दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश से हुआ, बिहार से, मध्य प्रदेश से। चिपको आंदोलन मतलब पेड़ से चिपक जाना, मतलब आपसे हमें चिपक जाएंगे ना, इसे करके, जैसे इससे हम चिपक गए
तो चिपको आंदोलन करता, पेट की बचाई के लिए, पेड़ की बचाई के लिए। एक ऑप्शन में दिया था चिपको आंदोलन जो है ना वो पेड़ की कटाई के लिए दिया था, उसमें आदमी से गलत मार दिया था। पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चिपको आंदोलन, पेड़ से सभी आदमी चिपक गए थे। सुंदर वन बहुगुना इसके अति थे, मतलब कि ये हमारे जो है ना उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, हिमाचल प्रदेश से नहीं, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से पहले था साथी, अब उत्तराखंड है। और चिपको आंदोलन किस राज्य से है वो शुरू हुआ था? वो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 चलिए 42 में है, बम्बे प्लान किस वर्ष प्रस्तुत हुआ? बम्बे प्लान 1944 में दिया है, 1950 में दिया हुआ है, 1935 में दिया हुआ है, 1942 में दिया हुआ है। इसमें कौन अच्छे से टांग अड़ा रहा है वो भी देख लेते हैं। बम्बे प्लान किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? इसका आंसर आप लोग फटाफट कीजिए, और 5 सेकंड का टाइम है और हम बोर्ड से हट जाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। फटाफट फटाफट, बम्बे प्लान, बम्बे प्लान, बम्बे प्लान। इसका आंसर 1935 होगा, गलत। इसका आंसर होगा 1944। 1944 में बम्बे प्लान का प्रस्तुत किया गया था। बम्बे प्लान को प्रस्तुत किया गया था 1944 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? टोक्यो समझौता किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? देखिए अब एक आंदोलन दे दिया हमारे, ये सब जो है ये सब हमारा आंदोलन है। ये कौन सा आंदोलन से जुड़ा हुआ है टोक्यो समझौता, वो हम देखते हैं। क्या है? आजाद हिंद फौज है, खिलाफत आंदोलन है, सवैया क्या आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। अब देखिए हम बताए थे ना उस समय कौन क्वेश्चन था, 9 की 10 नंबर क्वेश्चन था, उसमें आंदोलन के बारे में बताए थे कि देखिए आप कोई भी आंदोलन हुआ उसमें टोक्यो समझौता हुआ था, ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ? अब आंदोलन से जुड़ा हुआ वो दे दिया है, इसीलिए हम बोलते हैं मेरे भाई, मेरे प्राण, मेरे जिगर के छल्ले, आप लोग सभी आंदोलन को व्याख्या कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि ऑप्शन कौन सा फुल उठा के आपको ऑप्शन के हिसाब से पूछ दिया जाएगा वो पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग अच्छे से पढ़ पाए, इसीलिए हम लोग अच्छे से सभी आंदोलन को पढ़ना जरूरी है। टोक्यो समझौता किस वर्ष किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आप लोग इसको, हम तो हार जाते हैं, आप लोग अच्छे से दिमाग लगा के इसका आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। तेरे बिना जीना क्या रे, जीना क्या रे, जीना क्या मेरे साथियों, तेरे बिना जीना क्या क्या जीना है। टोक्यो समझौता वो हुआ था आजाद हिंद फौज से। आजाद हिंद है ना, आजाद हिंद फौज वो है टोक्यो समझौता। आजाद हिंद फौज जो है टोक्यो समझौता आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 6 क्वेश्चन और बच गया, 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से है, गेहूं उत्पादन से है, मत्स्य पालन से है, मछली पालन मतलब सिंचाई से भी है। ये कौन सा होगा? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोग फटाफट चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में, या आपने कॉपी पे लिखिए फटाफट 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 फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन, गलत। मछली पालन नहीं, इसका आंसर जो होगा ये होगा दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन से इसका आंसर हो दिया जाएगा दुग्ध उत्पादन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का। हमारे बीच 5 क्वेश्चन और रह गए, उसको भी देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आसान क्वेश्चन है, देखिए स्पीड में नहीं जाने का, आसान क्वेश्चन है, हम जा रहे हैं, मतलब 1919 में हुआ था, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? कालिदास भी है, चाणक्य है और पतंजलि भी है, पतंजलि साहब। इसका बिस्किट कौन खाया है? क्या है? वराहमिहिर है। इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। अर्थशास्त्र के ग्रंथ का लेखक कौन है? हम थोड़ा हट जाते हैं, आप लोग को अच्छे से दिखाई पड़े, फटाफट फटाफट। वराहम का लेखक कौन है? वराहम का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र ग्रंथ का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र ग्रंथ का लेखक कौन है? चाणक्य। क्या है? चाणक्य। अर्थशास्त्र का लेखक क्या है? चाणक्य। चाणक्य लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य लिखा हुआ है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? देखिए फिर से आंदोलन दिया हुआ है, हम हर एक स्लाइड में, जिस स्लाइड में आंदोलन के बारे में आता है और किस वर्ष हुआ था ये भी लिखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था ये कौन सा, मतलब कि किससे जुड़ा हुआ? आप बताइए। यहाँ पर जल संरक्षण दे दिया है, जल प्रशोधन दे दिया है, बांध निर्माण दे दिया है, खनन का भी दे दिया है। सभी ऑप्शन में हमरा देल छे, एकर बारे में ओकर बारे में हमरा ज्ञात करना छे, मैं निकालना छे नर्मदा बचाओ आंदोलन केकरा से जुड़ल है। यह जुड़ल है, आप लोग फटाफट इसका आंसर कॉपी में लिखिए या अपने कमेंट बॉक्स में ABCD जो है फटाफट इसका आंसर दीजिए। हम थोड़ा सा हट जाते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को दिखाई पड़े। फटाफट फटाफट इसका आंसर जो होगा ना वो जल संरक्षण, गलत। इसका अरे साला क्या हो गया? अरे साला सेव हो गया, यहाँ आप देखिए क्लिक करेंगे, इसका आंसर होगा A नंबर, बांध निर्माण।
मान निर्माण में है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन का इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, बात डाल दो। क्वेश्चन नंबर 48, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? द्वितीय पंच योजना किस वर्ष मतलब किस पे जोर था? द्वितीय पंच योजना द्वितीय पंच योजना किससे था? कृषि भी था, उद्योग भी था, शिक्षा था, स्वास्थ्य भी था। मतलब द्वितीय पंच योजना किस मुख्य जोर किस पर था? किस पर था मतलब मुख्य जोर? वो था उद्योग पर। उद्योग पर जो था, उद्योग पर, ये है उद्योग पर द्वितीय क्या है? पर्सवंशीय, वो बोलने में नहीं हो रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब मुख्य जोर दिया हुआ था? का मुख्य जोर किस पर था? वो था उद्योग पर था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 और आ गए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के, ठीक है, किससे संबंधित है? MSP है, GST है, JDP है, FDI है। आप लोग फटाफट अपने कॉपी पे या अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए ताकि कोई गलती ना हो। फटाफट 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 फटाफट। कृषि लागत काम एवं मूल्य आयोग जो है वो MSP पे है। MSP पेन लेवे नहीं किए थे, ऐसे कर रहे थे। क्या है? MSP जो होगा ना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो MSP से संबंधित है। ठीक है, MSP याद रखिएगा। एक बार आपको हम है ना सभी का फुल फॉर्म आप लोग को हम बताएंगे। अभी क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मतलब रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क आप समझ लीजिएगा, हो सार्क जो मछली में रहता है, समुद्र में रहता है, सार्क वो नहीं। सार्क का मतलब होता है, सार्क एक अति होता है, 8 के 7 देश पाया जाता है, वो सार्क होता है। वो जो है ना, वो मुख्यालय उसका, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय हमारा का ढाका है, नहीं है, काठमांडू नहीं, हाँ काठमांडू होगा, नई दिल्ली नहीं होगा, कोलंबो नहीं होगा, ये काठमांडू होगा। काठमांडू होगा। सार्क देश जो है काठमांडू से सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ठीक, धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डीएलएड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। और आगे देखते हैं, ये आइडिया टीचर्स एकेडमी, जो कि इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यहाँ पर अभी डीएलएड का तैयारी चलाया जा रहा है और शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है आप लोग के बीच। अच्छा से पढ़िए और अच्छा से पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में मेहनत की जरूरत है और मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसको चाटना नहीं है। ठीक है, और आप अगले क्लास में मिलते हैं। टाटा एंड बैक टेक केयर। अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।